हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गोपअप। कैसे हैं आप सब। आज हम डिस्कस करने वाले हैं पियाजे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। ये सीरीज़ में ये पहला पार्ट होगा। बाकी आने वाले सीरीज़ में मैं और भी साइकोलॉजिस्ट के थ्योरीज डिस्कस करने वाला हूँ। चलिए आज का ये सेशन शुरू करते हैं। पियाजे वाज ए स्विस साइकोलॉजिस्ट। ही वॉज अ रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट। अकॉर्डिंग टू हिम चिल्ड्रन आर लिटिल साइंटिस्ट। यहाँ पर लिटिल साइंटिस्ट बोलने से पियाजे ये समझाना चाहते हैं कि चिल्ड्रन अपने एनवायरनमेंट के साथ एक्सपेरिमेंट करते हैं, एक्सपेरिमेंट करके सीखते हैं, चीज़ें तोड़ते हैं, चीज़ें मुंह में लगा के चख के देखते हैं ये कैसा है, ये ठीक है या ये चीज़ ठीक है या खेलने लायक है कि नहीं, वगैरह वगैरह। बेसिकली साइंटिस्ट जो करते हैं एक्सपेरिमेंट करके कुछ निकालते हैं, वो चिल्ड्रन भी ऐसा ही करते हैं। इसलिए उन लोगों को पियाजे ने लिटिल साइंटिस्ट कहा है। देयर थिंकिंग डिफर्स इन काइंड फ्रॉम एडल्ट्स देन इन अमाउंट। पियाजे के मुताबिक चिल्ड्रन सेम क्वांटिटी में सोच सकते हैं, अमाउंट भी सेम होता है, बस उनका क्वालिटी डिफरेंट होता है। अगर हम लोग 50,000 हम लोगों के दिमाग में, एडल्ट्स के दिमाग में 50,000 थॉट्स आते हैं दिन में, उन लोगों के दिमाग में भी 50,000 थॉट्स आएंगे, बस क्वालिटी डिफरेंस होंगे। ही थॉट नॉलेज इज डायनामिक। नॉलेज इज डायनामिक इसका मतलब है नॉलेज लगातार चेंज होते रहता है, रिफाइंड होते रहता है। ही सपोर्ट्स जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजी। यस, जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजी डायरेक्टली सिग्निफाइज द डायनामिक नेचर ऑफ नॉलेज। फैक्टर्स ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट के कुछ फैक्टर्स दिए गए हैं उनके द्वारा, जो 4 भागों में डिवाइड है। एक है मैच्योरेशन। इट इज़ द फिजिकल, इंटेलेक्चुअल एंड इमोशनल प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। जो हम बॉडी के तौर पर, इंटेलेक्चुअल के तौर पर और इमोशनल प्रोसेस के तौर पर जब डेवलप होता है हमारा, वही मैच्योरेशन के अंडर में आता है। मैच्योरेशन के अंडर में और एक चीज़ आता है जो कि है हेरिडिटी। हेरिडिटी इंटेलेक्चुअल प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट में आता है। कुछ चीज़ें हमारे एंसेस्टर्स के द्वारा हमारे जीन्स में एनक्रिप्टेड हो रहता है, जो कि हम पढ़ाई में, कोई लोग पढ़ाई में अच्छे हैं, खेलकूद में अच्छे हैं, वगैरह वगैरह एक्सेट्रा, आप समझ जाएंगे। एक्सपीरियंस एंड एक्टिविटी। इट इज़ व्हाट वी लर्न एंड अप्लाई इन आवर डेली लाइफ। जो हम करते हैं, सीखते हैं और अप्लाई करते हैं हमारे डे टू डे लाइफ में, वही एक्सपीरियंस एंड एक्टिविटी के अंडर में आता है। तीसरा है सोशल इंटरेक्शन। इट सिग्निफाइज इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स। बच्चे कैसे एक जन दूसरे जन के साथ खेल कूदते हैं, मिलते हैं, होमवर्क वगैरह शेयर करते हैं, टिफिन शेयर करते हैं, ये सब चीज़ें सोशल इंटरेक्शंस के अंडर में आता है। इक्विलिब्रेशन। इट इज़ द नॉलेज विच इज़ बैलेंस्ड इन बोथ माइंड एंड आउटसाइड वर्ल्ड। जो नॉलेज हमारे माइंड के अंदर और आउटसाइड वर्ल्ड में समान हो, वही इक्विलिब्रेशन है। फॉर एग्जाम्पल, पानी ऊपर से, झरने का पानी हमेशा ऊपर से नीचे में फ्लो करता है। ये नॉलेज तो एकदम सटीक है। यही नॉलेज हमारे माइंड के अंदर और बाहर सेम है। माइंड के अंदर हमने जो सोचा है और बाहर जो हम देख रहे हैं वो एकदम इक्वल है। यही इक्विलिब्रेशन है। तीसरा है प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट पियाजे के द्वारा 2 भाग में डिवाइड किया गया है। एक है कॉग्निटिव प्रोसेस, दूसरा है एडेप्टिव प्रोसेस। एडेप्टिव प्रोसेस मतलब एडेप्टेशन प्रोसेस। एडेप्टेशन प्रोसेस कॉग्निटिव प्रोसेस के अंदर ही आता है। कॉग्निटिव प्रोसेस के अंदर आता है स्कीमा, एसिमिलेशन, एकोमोडेशन, ऑर्गेनाइजेशन। और एडेप्टेशन प्रोसेस में आता है सेम कॉग्निटिव प्रोसेस में जो 2 कॉमन है, एसिमिलेशन और एकोमोडेशन। बेसिकली एडेप्टेशन प्रोसेस पूरा ही कॉग्निटिव प्रोसेस में आता है, कुछ एलिमेंट्स के अलावा। आगे देखते हैं स्कीमा। इट इज़ द ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर ऑफ इंफॉर्मेशन इन माइंड, थिंग्स विच वी कैन ऑर्गेनाइज्ड बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर। जो नॉलेज या पैकेट्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, जो एक स्ट्रक्चर्ड मैनर में हमारे माइंड में स्थित है, वही स्कीमा है। स्कीमा एक ऑर्डर्ड मैनर में रहता है। जैसे पेंसिल बॉक्स
रेक्टेंगल शेप में होता है, उसमें पेंसिल रख सकते हैं। वो कलर में डिफरेंस कलर में भी हो सकता है। ऐसे ही पेंसिल बॉक्स का एक पिक्चर हमारे माइंड में है, वही एक ऑर्डर मैनर में है, वही स्कीमा है। एसिमिलेशन, व्हेन वी ऐड न्यू इंफॉर्मेशन टू आवर प्रीवियस नॉलेज। हम पेंसिल से लिख सकते हैं, ठीक है, कोरे कागज़ में, वाइट पेपर में हम पेंसिल से लिख सकते हैं। वाइट पेपर में हम पेन से भी लिख सकते हैं। तो लिखने के एक्शन में हम पेंसिल से भी लिख सकते हैं और पेन से भी लिख सकते हैं। जो ये पेन से लिखने वाला नॉलेज जो ऐड हुआ है, हम पेंसिल से भी लिख सकते हैं और पेन से भी लिख सकते हैं, वो ऐड हुआ है हमारे लिखने के एक्शन में, लिखने के नॉलेज में। यही एसिमिलेशन है। नाउ व्हाट इज एकोमोडेशन? व्हेन वी मॉडिफाई और चेंज आवर प्रीवियस नॉलेज। जो नॉलेज हमारे प्रीवियस नॉलेज हम चेंज करते हैं और मॉडिफाई करते हैं डिसइक्विलिब्रेशन या न्यू सिचुएशन के आने के बाद, वही एकोमोडेशन है। ये एकोमोडेशन के बारे में हम आगे भी और समझेंगे। चौथा है ऑर्गेनाइजेशन। इट मेंटेन्स द स्कीमा इन ए ऑर्डरली मैनर। पहले हमने डिस्कस किया है कि स्कीमा क्या है। एक स्ट्रक्चर्ड मैनर ऑफ इंफॉर्मेशन है, पैकेट्स ऑफ इंफॉर्मेशन है जो हमारे माइंड में स्थित रहता है एक ऑर्डरली फैशन में, वही ऑर्गेनाइजेशन है। ऑर्गेनाइजेशन वो स्कीमा को मेंटेन करता है, कैसे कुछ चीज़ें, कुछ पैकेट्स ऑफ इंफॉर्मेशन किस ऑर्डर में रहना चाहिए, वही ऑर्गेनाइजेशन का काम है जो प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट के अंदर आता है। नाउ प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट में एसिल में एक सीक्वेंस फॉलो करता है नॉलेज। ये सीक्वेंस बेसिकली कुछ नहीं है, रिफाइनमेंट ऑफ नॉलेज है। एक पहला है एसिमिलेशन, दूसरा एसिमिलेशन हम कुछ पुराने नॉलेज में कुछ नया ऐड करते हैं, दूसरे उसके बाद आता है इक्विलिब्रेशन। वही नॉलेज हमारे माइंड के अंदर और बाहर फिक्स्ड हो जाता है, वो नॉलेज एकदम क्लियर होता है, कोई कन्फ्यूजन नहीं होता। कन्फ्यूजन आएगा कब आएगा? जब कोई न्यू सिचुएशन आएगा। न्यू सिचुएशन आने के बाद डिसइक्विलिब्रेशन होगा, हम नॉलेज को मॉडिफाई करेंगे, चेंज करेंगे और उस नॉलेज को रिफाइंड मैनर में कहा जाएगा एकोमोडेशन। स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट में पियाजे ने 4 स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट दिया है। सेंसरी मोटर स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, प्री ऑपरेशनल स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज ऑफ डेवलपमेंट और चौथा है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। सेंसरी मोटर स्टेज ऑफ डेवलपमेंट जन्म से 2 साल तक रहता है। इसमें चिल्ड्रन लर्न्स थ्रू सेंसेस, अपने 5 इंद्रियों के द्वारा सीखते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं, देखते हैं, टच करते हैं, सीखते हैं क्या चल रहा है, मुंह में डाल के चीज़ें मुंह में डाल के सीखते हैं, चख के देखते हैं, तोड़ के मरोड़ के देखते हैं, एक्शंस करते हैं, खेलकूद करते हैं। तीसरा है ऑब्जेक्ट परमानेंस। अगर आप किसी चीज़, कोई खिलौना वगैरह है, उनके हाथ में दे देते हैं और कुछ देर बाद वो खिलौना गुम जाता है, तो उनको याद रहेगा कि वो कौन सा खिलौना था और कैसा दिखता था, उनको याद रहता है। वो ऑब्जेक्ट परमानेंस है, वो सेंसरी मोटर स्टेज में डेवलप होता है। वो ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोगों को याद रखना चाहिए। इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। चौथा है गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। हम जब बच्चे खेलकूद करना सीखते तब हम उनके सामने कोई चीज़ रख देते हैं और बोलते हैं, बेटा आप आइए इस चीज़ को पकड़ने की कोशिश कीजिए। ये चीज़ क्या है? जो एक खिलौना हो सकता है, चॉकलेट हो सकता है या कोई डॉल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। उनको हम एक गोल देते हैं और डायरेक्ट करते हैं कि इस तरफ आइए। यही गोल डायरेक्टेड बिहेवियर है जो सेंसरी मोटर स्टेज में डेवलप होता है। लास्ट है डेफर्ड इमिटेशन। हम जो भी करते हैं, जैसे हम कंघी करते हैं, बालों को ठीक करते हैं, बच्चे भी हमको देख के कॉपी करने लग जाते हैं। डेफर्ड इमिटेशन मतलब नकल करना। हमको देख के वो भी नकल करने लग जाते हैं, नकल करके हंस देते हैं। वही
एक यहाँ पर मिसिंग है, वो है रिफ्लेक्स एक्शंस। रिफ्लेक्स एक्शंस कुछ नहीं है, जब बच्चे छींकते हैं, नोटिस करिएगा, जब बच्चे छींकते हैं उनका पूरा बॉडी हिल मतलब हिल के वो छींकते हैं, पूरा बॉडी हिल जाता है जब वो छींकते हैं। वही वही एक टाइप का रिफ्लेक्स एक्शन है। बट ये वो जितने बड़े होते हैं ये सब रिफ्लेक्स एक्शंस कमते रहता है। वही छींकते वक्त बॉडी का हिल जाना, ये सब प्री ऑपरेशनल स्टेज में नहीं होता है। अब नेक्स्ट पे आते हैं हम प्री ऑपरेशनल स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। प्री ऑपरेशनल स्टेज ऑफ डेवलपमेंट 2 साल से 7 साल तक होता है। इसमें क्या क्या आता है? एक है ईगोसेंट्रिक स्पीच। ईगोसेंट्रिक स्पीच वो स्पीच होता है जो वो बात करते हैं, उनका एक पर्सपेक्टिव होता है, दूसरा वो दूसरों की पर्सपेक्टिव नहीं समझ सकते, बच्चे दूसरे के पर्सपेक्टिव नहीं समझ सकते। उनको लगता है जो उनका पर्सपेक्टिव है वही दूसरों लोगों का पर्सपेक्टिव होता है, जो उनको अच्छा लगता है वही दूसरों लोगों का अच्छा लगता है, जो उनको बुरा लगता है वो दूसरों लोगों को भी बुरा लगता है। यही ईगोसेंट्रिक स्पीच के अंदर आता है। दूसरा है इंट्यूटिव रीजनिंग। इंट्यूटिव रीजनिंग वो है, जैसे मैंने ईगोसेंट्रिक स्पीच में बताया, वो इंट्यूटिव रीजनिंग कुछ नहीं है। इंट्यूटिव रीजनिंग जैसे बॉल गोल है, एक बॉल क्रिकेट बॉल गोल है तो चांद भी गोल है, तो चांद भी क्रिकेट बॉल है। ऐसा ही यही इंट्यूटिव रीजनिंग है। ये एग्जाम्पल के द्वारा आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। तीसरा है इरिवर्सिबिलिटी। इरिवर्सिबिलिटी एक थिंकिंग से रिलेटेड है। थिंकिंग विच इज यू ओमनी डायरेक्शनल, एक ही डायरेक्शन में दूसरी भी डायरेक्शन में, एक ही थिंकिंग दूसरी डायरेक्शन में जाके दूसरी बैकवर्ड भी आ सकते हैं। वही रिवर्सिबिलिटी है जो कि एब्सेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल पेंसिल होता है, पेंसिल वाइट रेड कलर का होता है। पेंसिल का बच्चों को अगर पूछेंगे तो पेंसिल का लेंथ क्या है, ब्रेथ क्या है, मोटाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है, वो एक साथ इतने सारे चीज़ नहीं बता सकते। वो सिर्फ एक ही टाइम में एक ही चीज़ देख पाएंगे और एक ही चीज़ को जज करके बोल पाएंगे कि पेंसिल है तो वो थोड़ा लंबा हो सकता है तो लंबा पेंसिल से हम लिखते हैं। पेंसिल डिफरेंट कलर्स में हो सकते हैं, बस वो लंबाई कितना है, चौड़ाई, पेंसिल के और भी कैरेक्टरिस्टिक्स, ये सब नहीं बता पाएंगे। ये इरिवर्सिबिलिटी ऑफ थॉट्स में आता है। एनिमिज्म क्या है? जो नॉन लिविंग थिंग्स है, खेलने कूदने के समय जब नॉन लिविंग थिंग्स या खिलौना के साथ टकरा के वो गिर जाते हैं, वो रोने लगते हैं। अगर कोई पेरेंट्स या एल्डरली फिगर आके वो नॉन लिविंग थिंग्स को या खिलौने को स्कोल्ड करते हैं तो उनको अच्छा लगता है, वो रोना बंद कर देते हैं, हंसने लगता है। उनको लगता है वो नॉन लिविंग थिंग भी लिविंग है। तो यही एनिमिज्म है। नॉन लिविंग थिंग को जीवित रख, उनके हिसाब से नॉन लिविंग सभी चीज़ जीवित है उनके हिसाब से। यही एनिमिज्म है। चौथा है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज 7 साल से 11 साल तक रहता है। इसमें लॉजिक रिगार्डिंग कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स डेवलप होता है। लॉजिक रिगार्डिंग कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स मतलब पेंसिल, डेस्क, चॉक, पेन, इन सब के रिगार्डिंग और भी बहुत सारी चीज़ें हैं उनके रिगार्डिंग लॉजिक डेवलप होता है। वो चीज़ें क्या करते हैं, कैसे करते हैं, ये क्या होता है, वो क्या नहीं होता। कंजर्वेशन होता है। कंजर्वेशन मतलब कुछ नहीं, वो लोग इरिवर्सिबिलिटी मतलब पिछले स्टेज में इरिवर्सिबिलिटी एब्सेंट था, इस स्टेज में इरिवर्सिबिलिटी प्रेजेंट है। कंजर्वेशन वही उसका पार्ट है। वो लोग मतलब बच्चे पीछे की डायरेक्शन में भी सोच पाते हैं। अगर पेंसिल है तो पेंसिल का वो लोग लंबाई भी बता सकते हैं, चौड़ाई भी बता सकते हैं, और पेंसिल के बारे में और क्या क्या है, वुड का बना हुआ होता है, वो ये सब उन सब चीज़ों के बारे में भी सोच सकते हैं। यही कंजर्वेशन के अंडर में आता है। दूसरा है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन कुछ नहीं है, सेम क्वालिटीज़, सेम
अमाउंट्स, सेम अमाउंट्स की कुछ चीज़ें एक साथ रख के वो डिफाइन कर सकते हैं, ऑर्डर में सजा सकते हैं। अगर रेड पेंसिल 4 है तो रेड पेंसिल 4 है, 5 है ब्लैक पेंसिल, अगर आप लोग हम लोग अगर मिक्स करके दे देते हैं तो वो लोग रेड को अलग कर सकते हैं और ब्लैक को अलग कर सकते हैं। ये क्लासिफिकेशन के अंडर में आता है। सीरिएशन कुछ नहीं है, एक ऑर्डरली मैनर में कुछ रखना सजाना, यही सीरिएशन में आता है। लास्ट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज 11 साल की उम्र से 15 साल की उम्र तक होता है। इसमें डिडक्टिव थिंकिंग आता है। डिडक्टिव थिंकिंग वो थिंकिंग होता है कि कोई भी प्रॉब्लम हो उसका एक नहीं 2 से अधिक सोल्यूशन होता है। मतलब एक प्रॉब्लम का डिफरेंट बहुत सारे सॉल्यूशंस होने वाला हो सकता है, वही डिडक्टिव थिंकिंग है। मतलब एक ही तौर पे नहीं सोचने के, वो डिफरेंट तौर पे 1 2 3 4 तौर तरीके से वो सोच सकते हैं। एक ही तरीके को सोचने को वो क्या कहा जाता है, कन्वर्जेंट थिंकिंग। आगे ये हम सब डिस्कस करेंगे। दूसरा है एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग वो है जिसको हम, कोई भी चीज़ जिसको हम टच नहीं कर सकते, फील नहीं कर सकते, टेस्ट नहीं कर सकते, वही एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग है। जैसे कॉन्फिडेंस, ऑनेस्टी, ओबीडियंस एट्सेट्रा। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग ये डेवलप होने स्टार्ट हो जाता है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में। वो थिंकिंग बीइंग बन जाते हैं, डिफरेंट प्रॉब्लम्स, सिचुएशंस वो हैंडल करना स्टार्ट कर देते हैं। अपने एनवायरनमेंट के साथ पूरे घुल मिल जाके वो लोग एनालाइज करते हैं, प्रिडिक्ट करते हैं। एनालाइज एंड प्रिडिक्शन, दिस कम्स अंडर हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग। Hypothetical deductive reasoning means analyzing something and predicting its outcome। वो क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है, वही hypothetical deductive reasoning है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं अच्छे से ना पढ़ूँ तो मैं अच्छा क्लास टेस्ट में अच्छा नहीं कर सकता। मुझे पढ़ना होगा तभी मैं क्लास टेस्ट में अच्छा कर पाऊँगा। अगर क्लास टेस्ट में अच्छा होगा तो ये सिग्निफाई करता है कि मैं एक अच्छा, मेरे सब्जेक्ट के अराउंड मेरा एक अच्छा कमांड आया है। दैट्स इट। तो कैसा लगा आप लोगों को ये सेशन? आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। मैंने पियाजे का सॉर्ट ऑफ जितना कोशिश की, मैंने कोशिश मेरे ओर से अपना जितना था मैंने दिया। आप लोगों को कैसा लगा आप बताइए। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। जो भी लगा हो कमेंट कीजिए, पॉजिटिव हो नेगेटिव हो फीडबैक हो, जो भी आप लोग कमेंट कीजिए। एंड अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग।